जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं जनसंसद। आज की इस जनसंसद में हम मुद्दा लेकर आए हैं, जो मुद्दा हिंदुस्तान में किसी टीवी चैनल पर डिस्कस करना भी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन समाज का यह वास्तव बनता जा रहा है और इसके उपाय के लिए आज की जनसंसद बैठी है, जिसमें कुछ विशेष अतिथियों के साथ कुछ इसके पीड़ित भी हमारे साथ है। मुद्दा है भारत के बुजुर्गों की स्थिति और क्या उस पर कानून बनाना चाहिए। जिस देश का प्रेम, जिस देश का परिवार और एक दूसरे के साथ उसके रिश्ते नाते के लिए दुनिया में जो जाना जाता था, उस देश के उदाहरण दूसरे देशों में दिए जाते थे। इस देश में जितने भी प्रवासी लेखक आए, शतकों से उन्होंने इस देश के जिस विषय पर सबसे ज्यादा लेखन किया, उन्हीं रिश्ते संबंधों के ऊपर ही अब ऐसी स्थिति निर्माण हुई है कि जन्मदाता माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखने की चलन इतनी बड़ी है कि भारत सरकार को उस पर कानून करने की स्थिति आई है। क्या कानून पर्याप्त है और क्या है इसकी स्थिति, क्या है इसके कारण, क्या है इसका परिणाम और क्या होगा इसका उपाय, इस पूरे विषय पर अगले घंटे तक हम बात करेंगे। हमारे साथ आज की जनसंसद में कुछ विशेष अतिथि मैं परिचय करवाता हूं। हमारे साथ है अनुजा कपूर, आपका स्वागत है। अनुजा जी सोशल एक्टिविस्ट है, निर्भया एक शक्ति नाम से एनजीओ चलाती है और मनोवैज्ञानिक है और क्रिमिनल लॉयर भी है। हमारे साथ संजय खन्ना जी है, सुप्रीम कोर्ट में वकील है, आपका स्वागत है। संजय जी ऐसे प्रकार के कुछ केसेस पहले भी डील कर चुके हैं और अभी भी ऐसे केसेस कुछ लड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रेखा खंडेलवाल जी हैं। रेखा जी ओल्ड एज होम चलाती है मालवीय नगर साउथ दिल्ली में, और इनके ओल्ड एज होम की विशेषता है कि ये ऐसे ओल्ड एज होम के रूप में प्रसिद्ध है जहां पर बीमार बुजुर्गों का इलाज होता है। हमारे साथ, क्योंकि ये बात संवेदनाओं की है, इसलिए जीवन के ताने बाने को बुनने पर और उस पर लेखन करने वाला व्यक्ति भी कोई होना चाहिए, इसलिए हमने बुलाया है अमित शंकर जी को, की जो एक लेखक है। अमित जी का भी स्वागत है। और भी तमाम कई लोग हमारे साथ संसद सदस्य के रूप में जुड़े हैं। हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहली शुरुआत हम लेखक से ही करते हैं, क्योंकि ये मसला कानून का ना होकर दिल का है। और इसलिए अमित जी, आपने 4 पुस्तकें लिखी और जीवन के ताने बाने पर लिखी। ये ताना बाने की आज कितनी दयनीय स्थिति है? मेरा तो दिल टूटता है, दिल रोता है, खास तौर पे इसलिए कि हम इस देश में हैं जहाँ पे माता पिता के एक बार कहने पे श्री राम 14 बरस के लिए वनवास चले गए, जहाँ श्रवण कुमार अपने वृद्ध माँ बाप को अपने कंधे पे लेके घूमते रहे, एक धाम से दूसरे धाम, दूसरे धाम से तीसरे धाम। उस देश में जहाँ पे माता पिता का इतना विशेष योगदान रहा है, अगर उस देश में हम इस प्रकार की चर्चा भी कर रहे हैं तो बहुत शर्मनाक बात है। और ये चर्चा हम आज कर रहे हैं, लेकिन समाज में माता पिता के प्रति बदलते दृष्टिकोण को हम सालों से देख रहे हैं। एक स्वस्थ समाज में एक ओल्ड एज होम का होना, इससे बड़ा अभिशाप एक समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये स्थिति है, वास्तव है। तो क्या है स्थिति, इस पर थोड़ी नजर डालती, इसलिए प्रत्यक्ष रेखा जी इसको चलाती है। रेखा जी, क्या स्थिति है आज बुजुर्गों की हिंदुस्तान में? देखिए, स्थिति जो मैं चलाती हूँ, बीमारों के लिए चलाती हूँ, स्थिति ये है कि दोनों कपल काम करते हैं, वर्किंग लोग हैं और बच्चे उनके छोटे हैं। उन लोगों के पास में सच में समय नहीं है। ऐसा नहीं है जो मैं ओल्ड एज होम चलाती हूँ वहाँ पर उनको छोड़ दिया गया है, उनको अबंडन कर दिया गया है। उनको वहाँ इसलिए रखा गया है कि बच्चे सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं, तो घर में बुज़ुर्गों की, बीमार बुज़ुर्गों की देखभाल नहीं हो पाती है। ऐसा नहीं है कि वो आते नहीं हैं, सुबह शाम अपना काम करने के बाद उनको मिलने आते हैं, पर एक अच्छे मोड़ पर अच्छी तरह से उनकी देखभाल के लिए हमारे पास रखा जाता है। तो हर जगह मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चे उन लोगों की देखभाल करना नहीं चाहते हैं, उनकी कुछ आप बुराइयों में अच्छाई की बात बता रही है। मूल मुद्दा है कि ओल्ड एज होने ही नहीं चाहिए। क्या आखिर दोनों लोग बिजी है तो किस लिए बिजी है? पैसे कमाने के लिए ना। तो पैसा कितना चाहिए और ज़रूरत कितनी है, इसकी अगर हम कोई लक्ष्मण रेखा नहीं रखेंगे तो कभी पूरी नहीं हो सकती। और इसलिए आप काम अच्छा करें, लेकिन मैंने कहा ना, बुराई में अच्छाई ढूंढने जैसा है। नहीं, बात सही है, पर यदि दोनों पढ़े लिखे हैं तो वो काम भी करना चाहेंगे। तो क्या पढ़े लिखे होना और पढ़े लिखों की संख्या बढ़ना ही माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाने का बड़ा कारण नहीं है?
क्योंकि अगर हम इसके आंकड़े देखें तो इसके आंकड़े सबसे ज्यादा डरावने हैं अति उच्च शिक्षा प्राप्त, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर के लोगों की, जिनके माँ बाप वृद्धाश्रम है, उनमें पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर के लोगों की संख्या 14.86% है। और इसमें खास करके विदेश में जॉब के लिए जाने वालों की संख्या है, और डरावनी संख्या है 56.9% प्रोफेशनल्स की। मतलब जो सबसे अच्छा शिक्षा प्राप्त करके प्रोफेशनल बन जाता है वो अपने माँ बाप की केयर कम कर पाता है, और सबसे कम मतलब जिसका 0.36% है जो अशिक्षित है, मतलब अशिक्षित करीब करीब अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते ही नहीं। ये इतनी दयनीय स्थिति। अब बात आती है इस स्थिति के बावजूद अगर हम संख्या का अनुपात भी देखें, और हिंदुस्तान युवाओं का देश है, इसके बावजूद बुजुर्ग तो आने वाले दिनों में बढ़ेंगे ही, क्योंकि आज चाइना में भी बड़े पैमाने पर बढ़े हैं, आज युवा है तो कल बूढ़े होने हैं। तो इस स्थिति में कैसे रिश्ते खराब होते हैं और कोर्ट तक पहुंचते हैं, क्योंकि कोर्ट तो वो स्थिति है जहां पर दोनों का संवाद बंद हो जाता है और तीसरे की जरूरत पड़ती है। जी, क्या आपके पास आने वाले केसेस की स्थिति क्या है? ज़्यादातर सिचुएशन वही होती है जहाँ की पेरेंट्स को बच्चे अबंडन कर देते हैं, पेरेंट्स के पास उनके मेंटेनेंस का कोई सिस्टम नहीं होता, और ये भी है कि जहाँ पे पेरेंट्स बच्चे को अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं और फिर बच्चे उनकी मेंटेनेंस नहीं करते। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर इस तरह के मामले आते हैं कोर्ट्स में, और जिन पे कोर्ट्स अपने कानून, जो बने हुए कानून है, उसके हिसाब से काम करती है। क्या जब ऐसा किसी एक बेटे का और पिता का या माता का केस सामने आया आपको, और आपको ऐसा लगा कि आपके पास आने की ज़रूरत नहीं थी, अगर इनमें से बेटे अपना ईमानदार और कर्तव्य निभाते तो शायद ये केस ही नहीं बनती? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर ईमानदारी से बच्चे अपने पेरेंट्स की तरफ का ध्यान दें तो शायद इस तरह के केसेस हों ही ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं अनुजा जी से जानना चाहता हूँ। अनुजा जी, आप एज ए मनोवैज्ञानिक, क्या मनोदशा होती है कि आदमी इतना कठोर निर्णय लेता है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत रोजी पिक्चर है, और दोनों तरफ से देखो, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों तरफ से भी प्रॉब्लम आती है। मेरे भी माँ बाप हैं, और मैं, लेकिन जिस हाथ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उस हाथ के साथ ताली की बात क्यों होनी चाहिए? दोनों चीजों उसके साथ बोली की बात होनी चाहिए, दिल की बात होनी चाहिए। दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मेरे भी आगे 2 बच्चे हैं, और मैं ये बात को समझती हूँ जो आपने अभी इतनी बातें कही हैं, उसमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों के साथ चलने की कोशिश करें। कई चीज़ें ऐसी आती हैं, हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी हैं, हमारे जॉइंट फैमिलीज़ में पहले रहते थे, तो अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जिन बच्चों को हम लोग पैदा करते हैं, उन बच्चों पे जब बड़ों का हाथ आता है तो एक अच्छी नॉलेज लेकर आते हैं बच्चे। तो वो एक पीरियड होता है कि जब बच्चे जब अपनी ग्रोथ ले रहे होते हैं, उस दौरान अगर घर में बड़ा बुजुर्ग कोई हो तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क ये पड़ता है कि आपका जो बच्चा है वो एक अच्छी चीज़ को सीख पाता है, एक वैल्यू सिस्टम सीख पाता है। बिल्कुल, ये तो उपाय की बात है, उपाय की बात है। नहीं, मैं स्थिति की मनोदशा समझ रहा हूं। हाँ, तो वही बता रही हूँ, स्थिति यही आती है क्योंकि कभी कभार इसमें बहुत केसेस हुए। एज अ क्रिमिनल लॉयर ऑल्सो मैं ये नहीं देखा है मैंने कि जब बच्चे अपने माँ बाप को लेकर आते हैं और वहाँ पर अबैंडन करते हैं, फर्स्टली क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी उनके साथ बन नहीं रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस लेवल आ रहा है। अब बात ये समझने की ज़रूरत है कि इंटरफेरेंस लेवल जहाँ पर जब आता है तो पेरेंट्स के ऊपर भी कितना प्रेशर होता है, क्योंकि वो यही मानते हैं कि जब हम लोग, मैंने अपने बच्चे को पैदा किया, वो बड़ा होगा तो मेरे को देखेगा। हम बच्चे को बड़ा क्यों करते हैं, हम उनको पैदा क्यों करते हैं, ताकि कल अगर हमारे कोई बीमार है, कोई ज़रूरत आती है, तो ये बच्चा जिसको मैंने बचपन से बड़ा किया है, पेट में रखा है, ये कल बच्चा मुझे पूछ सकता है। और कहीं ना कहीं उस भागदौड़ में वो बच्चा अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो वक्त नहीं याद रहता। तो बार बार एक माँ बाप जो है वो बात बोल बोल के तो याद नहीं दिलाएंगे ना, जता जता के, कि तू मेरा वही बच्चा है जिसको तुझे मुझे प्यार करना है। बहू आ गई घर में या तेरी शादी हो गई तो तू अपनी माँ को भूल जाएगा, तो वो भी एक सिचुएशन आती है। तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो स्थिति इसी वजह से आती है कि जब दोनों तरफ का तालमेल नहीं बैठ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे पैदा होते हैं उस दौरान
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम तो माँ की आंखों से ही बात को समझते थे, और आज भी माँ जब देखती है मेरी तरफ तो मैं समझ जाती हूँ कि वो क्या कह रही है। तो वो जो आंखों का जो डिफरेंस है, और यही चीज़ जब मैं अपने बच्चे से बात करती हूँ तो वो आंखों का डिफरेंस जो मेरी माँ से मुझ में आया, क्या वो चीज़ मैंने अपने बच्चों में डाला? वो प्यार और वक्त और इंडिपेंडेंस जो बच्चे को उस दौरान भी चाहिए था, हम जब अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं तो वो एक बच्चे में एक वैल्यू डालते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम उस पुराने ज़माने में नहीं हैं अभी भी, बट एक चीज़ जो हमारे बहुत करीब है वो है सबका ध्यान रखना। ये कल्चर जो है बिल्कुल। इसको कभी भी निकाला नहीं जा सकता, बिल्कुल चाहे हम कितने भी ग्लोबलाइज कर बिल्कुल। जाएं। कुछ और लोगों की प्रतिक्रिया लेते। वैसे बातों बातों में आपने पत्नी का नाम लिया, तो जो केसेस देखने में आई है उनमें ज़्यादातर बुजुर्गों की जो कंप्लेंट होती है वो बहू वाली फैक्टर पर ही होती है। हाँ अनुजा जी, पहले तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ताली दो हाथ से बजती है। एक होती ताली हमेशा खुशी में बजाई जाती है, इसलिए दोनों हाथ होते हैं। एक होता थप्पड़, उसमें भी ताली जैसी ही आवाज़ होती है। बिल्कुल, बहुत एक बड़ी जुल्म बात करता आपने है, एक सहता है। तो अब हमने जब बच्चे हाथ में पैदा होते उन्हें टेक्नोलॉजी सारी, तो वो किसी की बात नहीं सुनते जब हमने उनको अपने से ऊपर बनाया है। फिर दूसरा, हम आजकल बच्चों को पाल रहे हैं प्रिंस की तरह, उन्हें किसी का टोकना नहीं पसंद। जो बहुओं ने इतनी सास के साथ गुजारा किया, अब उनकी बहुओं का के साथ गुजारा होगा, इसमें वो अनिश्चित है। तो ताली दो तो हाथों ये से है। बजी ना नहीं, आपकी? ताली कहाँ बजी ना इसमें आपकी? ताली आपकी- नहीं बजी। आपकी- इसमें ताली का नहीं बजी, वो मतलब ये नहीं संशय है। कर रही हैं। नहीं, ठीक है, ताली बोल- होती है बोल- जिसमें बोल- सवाल ये जवाब बहस होता नहीं है। करनी है। हाँ, हम ताली सब मिलके होती है मुद्दे तो को आगे सवाल बढ़ा रहे जवाब हैं। होता है। 3 स्थितियां हैं हमारे पास। एक तो वो है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, दाल रोटी लायक थे, आज उनके बच्चे भी दाल रोटी लायक हैं। माँ बाप देखते हैं बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको अच्छा खाना चाहिए, लेकिन वो ये भी समझ रहे हैं घर में दूसरे छोटे बच्चे हैं, उनको भी अच्छा खाने को चाहिए। तो एक अजीब सा असमंजस हो जाता है। कहीं जो परिवार है वो ये फील करने लग जाता है कि अगर ये हमारे साथ ना हो, हम चैन से खा पी तो लें। ये छोटी सी स्थिति है। दूसरा, जहाँ बहुत धन है, व्यापारी है, धनवान है, जिन्होंने अपने आप व्यापार खड़े किए हैं, आगे बच्चों को व्यापार वो दे रहे हैं, बच्चे टेक्नो सेवी हैं, हर बात में आगे बढ़ते हैं। माँ बाप हल्की सी सलाह देना चाहते हैं अपने अनुभव के आधार पर, और वो गलत नहीं होते क्योंकि उन्होंने महल खड़े किए होते हैं। सलाह आजकल किसी को नहीं चाहिए, वही तालियां बजने लगती हैं। तीसरी है कैटेगरी हमारी सरकारी नौकरी की। जो सरकारी नौकरी में है, बहुत बड़े बड़े पैकेज है, या प्राइवेट नौकरी में है, बहुत धन है, उनके पास इतना धन है कि उनको ये लगता है कि हमें कोई इंटरफेयर करने वाला हो कैसे सकता है, हमें नहीं टोका जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो है स्थिति खराब होती है। ये लगता है ये यहाँ से विदा हो, कहाँ जाएंगे इससे कोई मतलब नहीं होता, पर ये यहाँ से विदा हो। आजकल की जो जनरेशन है वो किसी की सुन नहीं सकती है। वो सुना सकती है लेकिन सुन नहीं सकती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही पैदा होता है बड़े बुजुर्गों का घर से अलग होने का, क्योंकि उनमें किसी की बात को वो सह नहीं सकती हैं और अपने विचारों में खुले रहना चाहते हैं और दूसरों को देख के अपनी बराबरी करना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे पास जितना है हम उतने में संतुष्ट रहें। इसके कुछ आंकड़े भी मैं जोड़ देता हूं। स्थिति में 15,000 बुजुर्ग रोज हिंदुस्तान के विभिन्न बुजुर्ग होम में जाते हैं। इसके साथ रोजाना 5 करोड़ बुजुर्ग हिंदुस्तान में जो खाली पेट सोते हैं, और भारत अपने जीडीपी का केवल 0.3% ही अपने बुजुर्गों पर खर्च करता है, जबकि ये आंकड़ा कई देशों में 10% से भी ज्यादा है। हाँ। एक बहुत स्मार्ट जनरेशन की तरफ आपका ध्यान बटाती हूँ। उनको बूढ़ों की जरूरत होती है। उन बूढ़ों को ग्रांडपा, ग्रांडमाँ कहा जाता है। उनसे बच्चे पलवाए जाते हैं, बच्चों के संस्कार बनाए जाते हैं। माता पिता बहुत बिजी हैं, जब वो घर आते हैं तब भी वो बच्चों को थोड़ा पुचकार लेते हैं, लेकिन टोटल बच्चे जो हैं अपने घर के बूढ़ों पर डिपेंडेंट होते हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया, घर का ताला खोल सकता है, अब याद आता है कि इस बच्चे को बहुत ऊंचे कैरियर में ले जाना है। बूढ़े तो पता नहीं क्या क्या वैल्यू नहीं सिखाएंगे, अच्छी अंग्रेजी नहीं बच्चे को बोलना सिखाएंगे। उसके बाद घर छोड़ करके उन बूढ़ों को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। अब बच्चों को सब कुछ देते हैं, दुनिया का सारा सुख देते हैं, बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो बच्चे कमरे के अंदर, घर के अंदर क्या करते हैं अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। एक और स्मार्ट है उनमें भी,
वो अलग तो हो जाते हैं, लेकिन बूढ़ों को उनकी जिम्मेदारी से वंचित नहीं करते हैं। जैसे स्कूल छुट्टी होती है, ग्रांड पा का काम है कि बच्चों को घर ले जाना, उनका होमवर्क कराना, दादी या नानी का काम है उनको खाना खिला के संतुष्ट करना, रात को अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बूढ़े इतने अकेले हो जाते हैं, उनको उन बच्चों की बातें याद आती हैं। कुछ वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं, कुछ अपने घर में नौकरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। विदेशों में बूढ़ों को घर से बाहर करते हैं, वृद्धाश्रम में करते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं सौंपते हैं। उनकी जिम्मेदारियां अपनी खुद निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बूढ़े क्या करें? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा विश्लेषण आपने किया है। और अभी हम थोड़ा कारणों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या कारण है। ये एकल परिवार, छोटे परिवार, संस्कारहीनता और बच्चों का अकेलापन। जो बच्चा दादा दादी के पास या उनके संरक्षण में रहता है, नाना नानी के संरक्षण में रहता है, पुराने कहानी किस्से कथाएं सुनता है, उस बच्चे में संस्कारहीनता नहीं आएगी। और ये एकल परिवार होते हैं, जो आजकल के जो पढ़े लिखे परिवार हैं, सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करेंगे और उसको पूरी शिक्षा दिलवाएंगे, चाहे उसे विदेश भेजना पड़े, कहीं भी भेजना पड़े। सबसे मेन कारण है इसका एकल परिवार, छोटा परिवार और दादा दादी नाना नानी का प्यार ना मिलना, उनका संरक्षण ना मिलना, उनका साथ ना मिलना। मेन रीजन है इसका, मेन रीजन। बिल्कुल, आगे चलते हैं। भारत में 63% बुजुर्ग है जो अपना अकेलापन व्यक्त करते हैं। 62% बुजुर्ग है जो सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं और उससे वंचित महसूस करते हैं। 73% बुजुर्ग है जो वृद्धाश्रम में रहने के दौरान भी वहाँ के माहौल से अपने आप को ठीक नहीं पाते हैं। आगे बात सिर्फ इतनी सी है कि एक फादर जिसको हम बुजुर्ग आज कह रहे हैं, वो अपनी छोटी सी तनख्वाह पे 2 कमरे के मकान में 3, 4, 5 बच्चों को उन्होंने पाल दिया। और नई जनरेशन बहुत से 4-5 गुनी तनख्वाह में अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रख पाते। अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को सिर्फ टाइम दें, और कोई अपेक्षा पेरेंट्स की नहीं होती, उनको सिर्फ टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा अटेंशन। और अगर ये बच्चे मानते हैं कि पैसे दे दिए तो हमारा काम पूरा हो गया, दे दे। वो सब पैसे इसका समाधान नहीं है। पैसा समय देना जरूरी है, प्यार देना जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। भारत सरकार ने इसके उपाय के लिए कानून तो बनाए, लेकिन वो कानून अगर हम दूसरे देशों के तुलना में देखें तो बहुत कमजोर है। और अब तक किसी को भी इसके अंतर्गत सजा का कोई उदाहरण हमको तो नहीं मिला है। कारण ये भी है, हालांकि कानून उपाय पर्याप्त नहीं है, हम तो संबंधों के ताने बाने को ही ज़्यादा महत्व देंगे। हम लोग पेरेंट्स भी बच्चों के लिए एटीएम का काम करते हैं, हम उसको अपनों से अलग कर देते हैं। अच्छी पढ़ाई के लिए बचपन से हॉस्टल भेज देते हैं, फिर बड़ा हो जाता है और उसको हम एक पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं, बड़ा पैकेज। तो शायद वो जो डिफरेंस है, वो जो दूरियां हैं, वो संस्कार जो बचपन में मिलने चाहिए तो उससे वो वंचित रह जाता है, जिसकी वजह से फिर उसको सजा हमें ही भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल, आपने जो बात हॉस्टल की कही, तो आंकड़े ये कहते हैं कि वृद्धाश्रम में जो माता पिता है, उनके वो ऐसे माता पिता है जिनमें से 73% बच्चे हॉस्टल में रहे हैं। तो अगर बच्चों को हॉस्टल में रखा है तो हमको वृद्धाश्रम में जाने का प्रमाण माना वो 73% है। भारतीय पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों की जो कमी है, उसके कारण जो है कानून भी हमारे बुजुर्गों को नहीं बचा पा रहा है। और दूसरा है, जहाँ पे सामंजस्य की बात आती है, जो धारावाहिकों में और जीवन में दोनों में दिखता है। प्रेमचंद ने कहा है, बुढ़ापा बचपना का पुनरागमन हुआ करता है। अगर हमारे दादा, हमारे पिता कहीं सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है, तो हमें सहनशील और संस्कारी होकर के ही उससे पार पाया जा सकता है। पिताजी 4 बजे अगर उठ जाते हैं और भजन गाते हैं, और आपकी जो है रात्रि निशाचर जीवन जो जीने की आदत है कि हम 2 बजे सोएंगे और सुबह 10 बजे तक जगेंगे, तो 4 बजे पिताजी का भजन गाना आपके लिए डिस्टरबेंस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से सामंजस्य आपको स्थापित करना पड़ेगा। तो जो लोग युवा हैं, उन्हें बुजुर्ग होना है, यह सोचना पड़ेगा। हर 5 साल में पीढ़ी बदल जाती है। बिल्कुल। आप क्या कारण मानते हैं जो अभी चर्चा हुई, इसके सिवा कुछ कारणों पर नजर आते हैं?
देखिए, कारण तो निश्चित तौर पे सामाजिक ही हैं और एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। जब मैं बच्चा था, जब मैं स्कूल पहली बार गया तो टीचर ने पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो मैंने शुरू किया दादा दादी ताऊ ताई। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है। और एक बच्चे का जो पहला रिएक्शन था, उसने कहा कि मेरी फैमिली तो यही है। टीचर ने फिर मुझे कहा नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी फैमिली मतलब मम्मी पापा। ये जो सोच है बिल्कुल कि मेरी फैमिली मतलब मैं, मेरी पत्नी और मेरे 1 और 2 या 3 बच्चे, ये जो सोच है एक जॉइंट फैमिली से यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं, ये एक बहुत बड़ी सोच है। और अगर मुझसे कोई पूछता है कि अच्छा तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है और बड़ा आश्चर्य होता है। मेरा जवाब होता है नहीं नहीं, माँ मेरे साथ नहीं रहती है, मैं माँ के साथ ही रहता हूँ। और ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने अपने माता पिता को एग्जैक्टली सेम बात रेसिप्रोकेट करते हुए देखा है और सुना है। तो अगर आज के जो माता पिता हैं, उनके बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता को अपने माता पिता से अगर वही प्यार, वही लगाव, वही समय देते हुए देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कोई हम बात आगे कभी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। वृद्धाश्रम में जाने वाले माता पिताओं में 69% वो माता पिता है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम की है, उसके बाद उनको जाना पड़ा है। ये भी एक आंकड़ा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत थी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, कानून बना था, पर वो सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस को ध्यान देते हुए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 1973 में एक कानून लाया गया मेंटेनेंस के लिए, जिसमें कि पेरेंट्स को कोर्ट जाना पड़ता था। अब क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई लंबी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें कोर्ट में पेरेंट्स को ये साबित करना होता था भाई मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया और वो कैपेबल हैं मुझे मेंटेन करने के लिए, पर वो मेंटेन नहीं करते। तो इस डिफ़िकल्टी को देखते हुए, समझते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने एक कानून लाया जो कि आज की डेट में वैलिड कानून है और उसके तहत बहुत अच्छे निवारण किए जाते हैं, पर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट का है। जहाँ तक इमोशनल एस्पेक्ट की बात है, उसमें कोई कानून नहीं आया है अभी तक। अब हमें ये सोचना है कि आप कानून की बात करते वकील साहब, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि भारत के बुजुर्ग 95% बुजुर्ग है जो अपने बच्चों के प्रति केस नहीं करते और अपना कोई क्लेम नहीं करते। ये उनका दिल कितना बड़ा है ये हम जान सकते हैं। और रही बात इमोशंस की, तो चाइना ने ऐसा कानून लाया है जो इमोशन से जुड़ा है। माँ बाप वहाँ 2001 में 2016 को ऐसा कानून लाया गया जिसमें अगर बच्चे उनको मिलने नहीं आते हैं तो वो केस कर सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो मिलने ही नहीं आता, हिंदुस्तान की तो सोच ऐसी है कि उसके ऊपर क्या दावा ठोकना है, उसको छोड़ देना चाहिए, और इसलिए 95% लोग ये दावा ही नहीं करते। तो हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। जनसंसद जारी है। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जनसंसद देख रहे हैं आप, और आज के जनसंसद में हम मुद्दा लेकर आए हैं हिंदुस्तान में बुजुर्गों की स्थिति, उसके लिए कानून और वृद्धाश्रमों में बढ़ती हुई बुजुर्गों की संख्या। क्या इसका उपाय हो सकता है? इसकी दिशा में जाने के पहले हम अभी कारणों पे नजर डाल रहे थे, लेकिन हमारे साथ कुछ बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं जनसंसद में, हम उनसे भी जरा सुनना चाहते हैं। मेरी उम्र जो है इस समय 75 साल की है और मैं नोएडा शहर के अंदर किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था। मुझे मेरी ड्यूटी 24 घंटे की थी, जिसके अंदर कि मुझको मात्र 2000 रुपया देता रहा। हमारे रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो भी अब मेरा सहारा देने के लिए किसी भी कीमत पर कोई तैयार नहीं है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मौत तो अपने ही टाइम पर होगी, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब मैं इतना असमर्थ हो चुका हूँ कि 24 घंटे मुझको इस बात का अफसोस रहता है कि मैं अब जीऊँ और खाऊँ कैसे,
अब 10,000 रुपए में मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, कितना दिन खाऊं? देखिए, हम तो आज यहाँ पर परिवार की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे तमाम मालिक देखे हैं जिनके यहाँ पीढ़ी से कई लोग जॉब करते रहे और उन्होंने पीढ़ियों का ध्यान रखा। मतलब सैलरी तो दूर, बच्चों की शादी की, उनकी शिक्षा की, उनके बच्चों की शिक्षा की, ऐसे भी मालिक हुए हैं। लेकिन आज जहाँ बच्चे ही माँ बाप को पालने के लिए तैयार नहीं, वहाँ किसी मालिक से अपेक्षा करना भी मुझे लगता है कि बहुत दूर की कौड़ी है। मेरा लड़का है, वो हमारा के देखभाल नहीं करता है, प्रधानमंत्री के लगा जाता है, कुछ देता है, कुछ लेता है, अब वे हमारा के देखभाल करता है। हमारा अपना बाल बच्चा के छोड़ के लड़का नहीं देखता है। ऐसी स्थिति देख के ऐसा लगता है कि जिस देश में हम पशु को भी दया से देखते हैं, उस देश में माँ बाप की तरफ भी दया अगर नहीं है तो बच्चे पशु नहीं तो क्या है, पशु से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। ये दोनों बुजुर्ग कितने दुखी और परेशान थे। मैं इन दोनों को बच्चों की तरह गोद ले चुकी हूँ। मेरी कोई संस्था नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन जो हमारे परिवार से परिवार को पहले और या बाद, लेकिन सबसे पहले इन दोनों बुजुर्गों को मैं करती हूँ और सदा करती रहूँगी। लेकिन आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि इन दोनों बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा और हो सकता है तो आप बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाबा, एक तो आपने जितने रुपए उस मालिक से आने हैं वो हम निकलवा के देंगे, और निकलवा के नहीं दे पाए तो हम दे देंगे। कम से कम आपका इंसानियत पे भरोसा तो टिका रहे। अनुजा जी, आप कुछ? जो इंसानियत की बात हम लोग कहते हैं, वो इंसानियत सिर्फ एक, मुझे लगता है सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, आईपीसी सेक्शंस के साथ, और उसी के अंदर ही हमने आपको बंद कर दिया। हमें जिसको हम बार बार कहते हैं मानसिकता चेंज करो, मानसिकता चेंज करो, मानसिकता चेंज कैसे होगी? मानसिकता चेंज होगी जब हम उसको चेंज करना चाहेंगे। हम बार बार कहते हैं कि लॉज को डिटेरेंट करो, लॉज लेकर आए, लॉज को हेल्प करें। लॉज सक्षम है जहाँ पर है, एब्सोल्यूट है। प्रॉब्लम कहाँ है? चेंज करने की ज़रूरत हमें अपने आप को है। वही चीज़ कि जो हम देंगे वही हम वापस ले पाएंगे, और यहाँ पर कोई भी चीज़ का जोर नहीं चल पाता। आपको जो चीज़ हम अपने बच्चों में आगे, जिसको कहते हैं इन्वेस्ट करते हैं, और वो बच्चे जब आसपास पीयर ग्रुप में देखते हैं, अपने लोगों में देखते हैं और बढ़ना चाहते हैं आगे, उनको ये समझना होगा कि जब हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं तो जो सेक्रीफाइस हमने किया है वो बच्चे इस चीज़ को समझें। और समझने का मतलब ये नहीं कि हम बार बार उनको इस बात का उलाहना दें, पर उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें साथ में चलेंगी। उनको अगर आगे ग्रोथ में जाना है तो हम उनका हिस्सा हैं। माँ बाप उनकी ग्रोथ में हिस्सा हैं। उनके बिना उनकी जो ग्रोथ है वो किस चीज़ के लिए? पैसा आज है, कल खत्म हो जाएगा, और जब वो मुड़कर देखना चाहेंगे तो जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो भी तो आगे माँ बाप बनेंगे, तो जो हम देख रहे हैं और वो पीछे छोड़ कर आ चुके हैं, तो हमें एग्जाम्पल सेटर्स की कमी है। बिल्कुल, और इसीलिए की कमी है। बिल्कुल, इसीलिए हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है और हमारा यशस्वी होना, लाइफ को सक्सेस होने का मतलब क्या है, उसके मापदंड क्या है। अगर माँ बाप खुश नहीं है और बच्चे से अपने आप को कितना भी करियर कर ले, कितने भी पैसे कमा ले, तो वो मुझे लगता है कि वो अधूरा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कारण हम खुद भी हैं। हम अपने बच्चों को, कई एक ऐसा वर्ग है अपने लिए पैदा नहीं करता, विदेश के लिए पैदा करता है, वो छोड़ करके विदेश चले जाते हैं। हमारे देश में जो ये फिल्में बन रही हैं और जो हमारे संस्कार जो बिगाड़े जा रहे हैं, कुछ फिल्मों का है, कुछ धारावाहिक जो चल रहे हैं उल्टे सीधे, हमारे बच्चों को आज जो किया मतलब संस्कार दिया जा रहा है, उनको पढ़ाने के लिए, उनको पढ़ा के विदेशों में भेज देते हैं, उनको इस तरीके कर देते हैं कि अपने से दूर कर देते हैं, और दूर करने की वजह से बच्चा जो है प्यार से वंचित हो जाता है, और वंचित होने के बाद आज बच्चा फिर माँ बाप को भूल जाता है। और हमारे कल्चर को जो नाश करने में आज धारावाहिक, टीवी का और फिल्मों का बड़ा रोल है। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप क्या मानती है कि जो भी ये स्थिति है, अगर ऐसी चलती रही तो क्या परिणाम होंगे? नहीं, परिणाम तो बहुत खराब होंगे, और जो आज की टाइम पर जो माँ बाप अपने मतलब जो बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनका क्या होगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, एक स्टोरी है बड़ी फेमस कि माँ ने कंबल मांगा तो बेटे ने एक फटा हुआ कंबल उनको दे दिया ओढ़ने के लिए। थोड़े दिन बाद बच्चे का कंबल फट गया
तो उसने इसको संभाल के अपने बैग में रख लिया। तो फादर ने बोला क्यों आपने ये कंबल क्यों संभाल के बैग में रखा? बोले जब आप बुढ़े होंगे तब मैं आपको दूंगा। तो क्योंकि जो बच्चा देख रहा है वही तो करेगा। तो परिणाम अगर अच्छे चाहते हैं तो हमको बच्चों में अच्छे संस्कार डालने पड़ेंगे। क्या आप जानते हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं ये तो केवल एक पारिवारिक संबंधों तक कर रहे हैं, लेकिन ये स्थिति पैदा हो और इससे भी खराब हो, ऐसा काम करने के पीछे भी कुछ शक्तियां लगी हुई है, उनको भी हमने आज याद करने की जरूरत है। वो क्यों लगी है? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार हथियार और बीमारी के से भी बड़ा व्यापार है नशा का, और नशा का व्यापार तभी हो सकता है जब व्यक्ति जीवन में अशांत हो, व्यक्ति जीवन में समाधानी न हो, खुशहाल ना हो, तभी जाकर वो नशा करता है। तो अगर समाज को नशेड़ी बनाना है, समाज को इसके लिए किसी ना किसी स्तर पर इंस्टेबल करना पड़ेगा। और जैसे नशा के कारोबारी है उनको इंस्टेबल समाज चाहिए, वैसे ही हिंदुस्तान के पारिवारिक व्यवस्था को डिस्टैब्लिश करने वाली कुछ ऐसी भी शक्तियां जो हिंदुस्तान का विकास नहीं चाहती, हिंदुस्तान कल विश्वगुरु बने ऐसा नहीं चाहती, जो हिंदुस्तान कल एक शक्ति के रूप में विकसित हो ऐसा नहीं चाहती, वो भी ये प्रयास करती है कि भारत के समाज का सबसे ताकतवर अगर कोई बड़ा घटक है तो हमारी ज्वाइंट फैमिली, हमारा संयुक्त परिवार है। अगर संयुक्त परिवार नहीं टूटेगा तो हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इसके संयुक्त परिवार को तोड़ा जाए तो ही यह मार्केट बनेगा। एक भारतीय दर्शन और विदेश के सोच में क्या फर्क है? तो जो पश्चिम है वो पूरे दुनिया को मार्केट मानता है और हिंदुस्तान है जो पूरे दुनिया को परिवार मानता है। यही हमारा बेसिक फर्क है और इसलिए हम दुनिया की समस्याओं के पारिवारिक समस्या से देखते हैं और वो दुनिया की समस्या में बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। यह फर्क है और इसलिए पश्चिम में ओल्ड एज होम का व्यवसाय बढ़ रहा है और भारत में भी अब ऐसी कई कंपनियां आ गई है जो ओल्ड एज होम इसको बिजनेस के तौर पर विकसित कर रही है और इसलिए ऐसे ऐसे इमोशनल वीडियो बनाकर वो चलाए जा रहे हैं जो इस फैमिली में क्रैक जाकर लोगों को बाहर कैसे किया जा सके। इसलिए फिल्मों के द्वारा, सीरियलों के द्वारा हम तमाम ऐसे सीरियल देखते हैं जो मैंने तो ऐसा कोई परिवार देखा नहीं जो सीरियलों में होता है, लेकिन ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं लोगों को आदत लगाने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए। मैं फिर आपके पास आऊंगा क्योंकि संवेदनाओं का बात है। जब हम परिणाम की बात कर रहे हैं तो 2017 में ही इतनी खराब स्थिति है और इसकी अधोगति की तरफ ही हम जा रहे हैं, तो ये कहाँ जाकर रुकेगा? देखिए, पेरेंट्स की बात तो मुझे नहीं पता है कि जो बुजुर्ग पेरेंट्स उनका क्या होगा, बट जो आपने बात कही, जो बच्चे हैं, जो आज पेरेंट्स हैं या जो उनके बच्चे हैं, उनके भविष्य के बारे में मैं बहुत श्योर हूँ। उनका भविष्य, जो ये बुजुर्ग हैं, उनके भविष्य से कहीं ज़्यादा भयंकर होगा। और मुझे नहीं याद है जब हम बच्चे हुआ करते थे या जब आप लोग बच्चे हुआ करते होंगे, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार थे जो हमें ना पता था ना आते थे। अब छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 5 साल से 7 साल के बच्चे, जिनके जीवन में मेड, स्कूल और पेरेंट का वो 5 मिनट का टाइम और वो जो फैंसी गिफ्ट और वो फैंसी फॉरेन की वेकेशन छोड़ कुछ नहीं है, उनके दिमाग में ऐसे विचार आज के तारीख में हैं जब ये मैनिफेस्ट होंगे, जब ये 12, 14, 16, 20 साल के होंगे, तो मतलब हम सोच नहीं सकते हैं कि हमारा देश कहाँ पे होगा। उनके सपने में माँ बाप है नहीं जी, वो है जी, और उनकी एक वो स्वप्न सुंदरी है जी, जो जीवन में आएगी, माँ बाप उसमें है नहीं जी। बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखना कि हम लोग एक रोल मॉडल की तरह सामने आए, क्योंकि आज की डेट में मैं फिर कहती हूँ रोल मॉडल्स नहीं हैं। हम लोग जिसको भी देखते हैं, क्योंकि बच्चों को एक रोल मॉडल्स चाहिए। और अगर आगे की हम बात करते हैं, 2017 से आगे की बात अगर हम करते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि देखो, हम हर चीज़ अब वापस, जो लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं वो जॉइंट फैमिली में तो नहीं आएंगे, बट व्हाट दे कैन डू इज़, जैसे उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया होता है ना बच्चों के लिए, मैं कहूँगी एक टाइम टेबल अपने लिए भी बनाओ और उस टाइम टेबल में अपने माँ बाप को डाल लो। और उस टाइम टेबल में जब अपने माँ बाप को डालोगे तो कम से कम हफ्ते में एक बार उनको विजिट ज़रूर करोगे या अपने घर में ज़रूर बुलाओगे। तो ये एक एग्जाम्पल सिर्फ यही नहीं है, एक एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, तो ग्रोथ वही चीज़ है, लेट द ग्रोथ बी विद योर पेरेंट्स, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पेरेंट। क्योंकि आप जब अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी ने, आप भी किसी के बच्चे हैं, ये समझना भूल जाते हैं।
तो उस टाइम टेबल में जब आप हर रोज अपने माँ बाप को, आप अपनी अगर सास को मिलने जा रहे हैं तो आप अपने मदर को भी मिलने जाइए, अपने फादर को भी मिलने चाहिए। क्योंकि जो यूजुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लड़कियां अपना घर छोड़ कर आती हैं और लड़के चाहते हैं कि भाई लड़कियां जो हैं वो उनके माँ बाप को देखें। तो वहाँ पर यही रूल एक जो अब आ रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि फादर मतलब लड़का अगर अपने माँ बाप को छोड़ता है तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू होगा। एंड ये उसमें है कोर्ट के अंदर कि अगर उनको छोड़ते हैं तो उनके ऊपर धाराएं लगेंगी। तो हम ये कहते तो जो लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर आ रही हैं, व्यवस्था है, वो धाराएं क्यों नहीं लगती? पश्चिम की सोच है ये। आप नहीं, गलत संदेश नहीं जाना चाहिए मैडम। ये समाज की व्यवस्था है, ये समाज की व्यवस्था है। हम उसको छोड़ के आने कंपैरिजन वाली बात करेंगे तो गलत संदेश जाएगा। हम उपाय की दिशा में चलते कि क्या उपाय होने चाहिए। हमारे अगर परिवारों में या क्षेत्र में किसी भी जगह हम बात करते हैं तो केवल और केवल संस्कारों की कमी है। और जितनी भी समस्याएं आती हैं वो तभी आते हैं जब हम लोग व्यवस्थित नहीं होते हैं या संस्कारी नहीं होते हैं। पहले क्या होता था, ताऊ ताया अड़ोसी पड़ोसी सब बच्चों का ख्याल रखते थे। मैं कारण में भी आऊंगी तो सुसाइड कम होते थे, नशाबंदी कम होता था, एक दूसरे का लोग ध्यान रखते थे, उसके माँ बाप को कह देते थे। अब क्या शब्द आ गया है, तुमसे क्या लेना, तुम्हें मतलब हमारी लड़की कहीं जाए, हमारा लड़का है कब आए। हम पे आज तक है, हम मेरे पड़ोस में है, अगर वो 9-10 बजे तक नहीं उठी तो उसका दरवाजा कराते, क्या बात है तुम ठीक तो हो, कहीं बीमार तो नहीं हो? तो वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने पेरेंट्स के पास हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। अड़ोस, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी, हम अकेले नहीं रह सकते समाज में। एक कुत्ता भी पाले वो आप उसको खिलाएंगे तो आपके पास आके बैठेगा। तो इसलिए अड़ोस पड़ोस के रिश्ते भी बनाइए, समाज में मिलने भी जाइए, अपने दायरे को बढ़ाइए, नहीं तो समाज जो है ना एक ऐसे गर्त में घुस जाएगा जिसका कारण, क्योंकि उनको कोई टोकने वाला है ही नहीं। शिक्षा प्रणाली को भी बदलने की जरूरत है सर। जैसे हम आज तक अभी तक पढ़ाते आ रहे हैं अ फॉर अनार, अ से अनार, तो इसको अ से आदर करो, बड़ों का आदर करो। मैंने कुछ बुक्स बनाई हैं, ठीक है, जैसे एफ फॉर फिश पढ़ाते रहते हैं, फैमिली पढ़ाएं, बच्चों की किताबें चेंज होनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छी सजेशन, बहुत अच्छे सजेशन, वाह। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे घर में कोई ख्याल करने वाला है नहीं है। बेटा है तो वो भी अपने मन मर्जी में चलता है, ख्याल करता नहीं है। तबीयत मेरी 15-20 दिन से ख़राब है। कोठियों में काम करते हैं, वहाँ भी पूरा पैसा नहीं मिलता ढंग से। 10 काम बेटे की उम्र क्या है आपके? हाँ, बेटे की उम्र क्या है? बेटे की उम्र है 26 साल। शादी हो गई है, शादी हो गई है, बेबी बच्चे हैं, अपना उन्हीं में मस्त रहते हैं। आजकल बच्चों के आगे कौन किसका ख्याल करता है? अब तो बच्चों की बात कर रही है। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को मिला वृद्धाश्रम में, उसने कहा कि मेरे बेटे का खर्चा मेरे से उसके कुत्ते का 100 गुना ज़्यादा है। ये ऐसे भी लोग हैं, ये दुर्भाग्य है। मैं मानता हूँ इसका मेन कारण बेरोजगारी है और सरकार द्वारा हर जगह सुविधाएं जो प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिससे माँ बाप बच्चों को अपने बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे साथ रह नहीं पाते हैं। अगर सरकार ये सब सुविधाएं हर जगह दे तो बच्चे माँ बाप के साथ रहेंगे। जिन देशों में सरकार ने ये सारी सुविधा दी, उन देशों में माँ बाप वृद्धाश्रम में ज्यादा है। ध्यान रखिए, सरकारी उपाय इसका फॉर्मूला नहीं है। वहां तो बाप के मरने पे अंत्यविधि में भी नहीं जाते, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऑनलाइन कर देते, फुल भेज देते हैं। सर वो पश्चिम देश की बात है, हमारी देश में तो संस्कार की बात कही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए संस्कार की ज्यादा बात करिए, सरकारों पे सारी चीजें मत छोड़िए। जो हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति पूरे विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानी जाती थी बहुत अच्छी, आज उल्टा हो रहा है। हम अधिकांश जो है पाश्चात्य जो समाज है उसको अपना रहे हैं हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन जो है, और अपने जो संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी जो आज हमें अपनी सोच बदलनी है, अपने परिवार को यदि बचाना है आदमी को, तो सबसे पहले बच्चों में वो चीज़ें पैदा करें, संस्कार पैदा करें, एक खासतौर से धार्मिक और सांस्कृतिक अपने। आज हम जो है सब जगह मालों में, उसमें मॉल में उसमें घुमाते हैं बच्चों को, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने धार्मिक आयोजनों में अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि आगे भविष्य में यदि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो कमिंग जनरेशन, अभी हम बदल रहे हैं, उसके आगे और बहुत हालत खराब हो गई है, और अगली तीसरी पीढ़ी जाएगी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, संस्कृति नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। होशियारपुर में एक स्कूल है, इंटरमीडिएट कॉलेज, उसको एक बाबा जी चलाते हैं, सन्यासी, जो यूएस में रहते हैं। उस स्कूल में कुल मिलाकर 35 बुजुर्ग थे, महिलाएं और पुरुष, 70 साल के, 85-80 साल के।
मैंने ऐसा देखा और मेरा दिल बहुत खुश हो गया। स्कूल सुबह चलता था, जैसे स्कूल की छुट्टी हुई महिलाएं भोजन बनाने लगी, बुजुर्ग साथ में मदद करने लगे। उनमें से कुछ ज़्यादा अपडेट थे, वो स्कूल की सफाई में करवाने लगे, चपरासियों से काम करवाने लगे। और उन्होंने मुझे जब खाना खाने का टाइम आया तो बुजुर्ग कोई थाली लेके इस पेड़ के पीछे चला गया, कोई अपने कमरे में चला गया, किसी के वो आपस में फैमिलीज नहीं थे, कहीं की बुजुर्ग आई हुई थी, कहीं के वो आदमी थे। बड़ा दिल मेरा अजब सा हुआ, अच्छा भी लगा। जब मैंने उनसे पूछा आप लोग कौन हैं, तो उनमें से 20 वो थे जिनके बेटे उनको या बेटियां विदेश में ले गए थे, वहाँ ले जाकर वृद्धाश्रम में उनको दाखिल करवाया। हर महीने उनसे मिलने जाते और जो डॉलर्स उनको मिलते थे वो भी ले आते थे। इंग्लिश उनको आती नहीं थी, कुछ बोल नहीं पाते थे। वो 6-6 महीने वहाँ पर चुप रहकर आधे पागल होकर वापस आए थे। जब यहाँ आए तो महात्मा जी का प्रवचन सुनने गए। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आपके पास जो है मुझे दे दो, आपको जिंदगी भर का ठेका मैं लेता हूँ। तो कहीं हमें भी ऐसे उपाय ढूंढने चाहिए। यदि संतान हमें नहीं उपाय में ये बात जोड़ना चाहिए कि अध्यात्म धर्म जीवन में होना जरूरी है, वो नहीं होगा तो अधर्म का काम होगा। और इसलिए जीवन में जब तक परमार्थ था, अध्यात्म था, ये चीजें नहीं होती। हम उपाय की तरफ जा रहे हैं, कार्यक्रम के आखिर में जा रहे हैं, तो प्रमुखता से क्या चीजें करना चाहिए? वकील साहब से शुरुआत करते हैं। मेरे हिसाब से अभी तक के डिस्कशन के हिसाब से 2 तरीके की बातें आई हैं। एक स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमारी कल्चरल एजुकेशन भी है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, और दूसरी तरफ लीगल एजुकेशन है। जो चीज़ हो रखा है कहीं ना कहीं उसको भी एड्रेस करना हमें बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो हालात हैं, जो बुज़ुर्गवार, जो बच्चे पेरेंट्स को छोड़ दिए, जो बुज़ुर्गवार कष्ट झेल रहे हैं, हमारे दिल्ली में या बाकी स्टेट्स में जो सिचुएशन है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए, और इस चैनल के द्वारा जो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, उनको अवेयर करना कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है और अगर बातचीत से समाधान नहीं हो रहा है, आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो हाँ, आपके कानूनन राइट्स हैं, आप उसको एक्सरसाइज कीजिए। आप अपने ज़िला के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाएं, बहुत आसान काम है, एक दरख्वास्त लिखें इस नए कानून के तहत। आपको आपके बच्चे मेंटेनेंस बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर कानून बनाया गया है कि वो आपको मेंटेनेंस देंगे, और अगर नहीं देंगे तो 1 महीने की उनकी जेल भी होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी उनके नाम कर रखी हैं, गिफ्ट डीड से, विल से, किसी भी तरीके से, और उसके बाद बच्चों में लालच आता है और वो आप लोगों को नहीं टेक केयर कर रहे हैं, तो इस कानून के तहत आप दरख्वास्त लगा के उस प्रॉपर्टी के उस ट्रांसफ़र को भी गलत साबित करा सकते हैं, जो पहले एक बड़ी लंबी प्रक्रिया के तहत होती थी। अब ये चीज़ें आसान हो गई हैं। ये दोनों चीज़ें इस चैनल के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इस चैनल का। और ये नॉलेज लोगों में, ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये बहुत आसान हो गया है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने राइट्स को एक्सरसाइज कीजिए। शायद कहीं ना कहीं अगली जनरेशन जो धीरे धीरे आती जाएंगी, वो इस चीज़ को समझेंगी कि दोनों साइड का बराबर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है मैं दोबारा उस बात को दोहराऊंगा, आप जो कह रहे हो तो वास्तव है और करना भी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। लेकिन कानून के डर से ज़्यादा जिस समाज में भगवान का डर ज़्यादा रहेगा, मुझे लगता है वो माँ बाप को ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा पोसेगा। इसलिए ईश्वरवादी समाज बनाना भी जरूरी है। बिल्कुल, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। एक तो यही चीज़ कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि अपने आप पर भी यही चीज़ कि हमें जो कुछ भी हमें मिला है वो हमें सिर्फ बड़ों की वजह से मिला है, और उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे अपना ग्रोथ नहीं ले सकते, वो एक हैंडीकैप ग्रोथ होगा। दूसरी बात यही जो मैंने अभी सुनी कि हमें अपने आसपास, क्योंकि हम लोग ब्लॉक हो चुके हैं, हम लोग ये भी नहीं देखते कि हमारे साथ में, पड़ोस में या हमारे ऊपर, ये इवन हमारे साथ के कमरे में क्या हो रहा है। तो हम लोग जब यहाँ से यहाँ तक भी पहुँचने की दूरी नहीं टाप पा रहे, तो वो भी एक अपने दायरे को थोड़ा बड़ा कीजिए, ईगो को थोड़ा कम कीजिए, और अगर वही चीज़ कि आपस के तालमेल को बनाए रखें। और क्योंकि हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अकेला चलना है तो आप अकेले चल सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, पर अगर आपको लंबा चलना है तो हमें टीम में काम करना है। उस टीम में अपने माँ बाप को भी ले लीजिए, क्योंकि कई लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हर समय मुनाफा लॉस इसी में ही घूमते रहते हैं। तो उस मुनाफे लॉस में जो लॉस एक माँ बाप का आगे चला जाएगा,
वो माँ बाप का लॉस, जब वो जब चले जाते हैं ना, तो मैंने कईयों के में एक देखा था व्हाट्सएप पे के मेरे हैं बहुत करीब, उनके फादर की डेथ हो गई। वो पता है जब तक वहाँ पहुँचे, बाहर निकल कर दूसरी जगह पर जाकर उनकी डेथ हुई, तो जब तक वो रास्ते में थे वो डेथ हो चुकी थी। आज उस लड़के ने अपने व्हाट्सएप पे लिखा है डैड इज कॉलिंग। वो डैड नहीं है जिसको फ़ोन पे बात कर सके। तो आपने कोई बात हर रोज़ ऐसे जियो और ऐसे रहो अपने माँ बाप के साथ कि कल नहीं है, और आज अगर कुछ हो गया तो आप उनको ये भी नहीं कह पाए कि आई लव यू। हर रोज़ उन्हें बोलो, क्योंकि कल वो आएगा नहीं, और जब वो कल आएगा नहीं तो जिनको आप आज खो दोगे कल आप उनके पास, क्योंकि जब आप इस मोह माया से हम हट के बाहर निकलेंगे, क्योंकि जब कोई आपको उस तरीके से टॉर्चर करेगा तो हम किसके पास जाते हैं, तो वो रास्ता मिलेगा नहीं वापस जाने का। तो अपने लिए रास्ते बंद मत कीजिए, उनके आशीर्वाद से हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि एक्सटेंड करिए अपने आप को, अपनी ईगो हम लोग नीचे रखें, नाक को नीचे रखें, और अपने माँ बाप के चरणों में जो जगह है, जो शांति है, वो गलत भी होते हैं, हम लोग भी कई बार गलत होते हैं, तो एक्सेप्ट कीजिए, उनको प्यार से समझाइए। हो सकता है वो आपके समझने पर समझें और आपके साथ खड़े हों। हर चीज़ का सवाल तू मैं में नहीं। हमारा काम है पहाड़ जैसी चीज़ को राई में बदलना, राई जैसी चीज़ को पहाड़ में बदलने का काम ना करें। जिस दिन हम इस बात पे अमल करेंगे, बिल्कुल, बहुत तो बड़ी मुझे बात आपने लगता कही है कि हम इसको इशू ना बनाएं, बल्कि पहाड़ की समस्या को राई में तब्दील करें केवल संवाद से। रेखा जी, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं और सबसे मैं सहमत हूँ, पर फिर भी आप लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे। पर मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि समाज को बदलने में, संस्कारों को आने में, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आने में टाइम लगेगा, पर हर बुज़ुर्ग को खुश रहना सीखना चाहिए, अपनी कंपनी बनानी चाहिए और अपने लिए पैसा ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल बातें हैं ये है। देखिए, इमोशनल बातें तो बहुत होती हैं, पर ये प्रैक्टिकल बातें हैं। आज तक बुज़ुर्ग यही करते हैं कि अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल के बच्चों के लिए उन्होंने खर्च किया, उनको बड़ा बनाया। मैं ये कहती हूँ कि अगर वो पैसा अपने पास रखें तो बच्चों को भी प्रॉब्लम कम आएगी, उनको भी लगेगा कि भाई हमारे पेरेंट्स के पास पैसा है, तो शायद वो प्यार ज़्यादा भी दे पाएंगे। हमारे यहाँ पे ओल्ड एज होम में एक माताजी आई जिनको पैर में फ्रैक्चर हो गया था। तीनों बच्चों ने कहा हम इनको अपने घर नहीं ले जा सकते क्योंकि हमारा घर ऊपर है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा, तो आप 3 महीने के लिए अपने पास रखिए, जब ये चलने लायक हो जाएंगी तब हम 1-1 महीना अपने पास रखेंगे। तीनों बच्चे, जो उनका दवाइयों का सबका खर्चा था, मान लीजिए महीने में 500 रुपये आया, 525 रुपये आया, तो डिवाइडेड बाय 3 होके वो पैसा दिया जाता था। ये हालत थी। तो माता जी के पास अगर थोड़ा बहुत अपने पास होता तो ये स्थिति नहीं आती। सॉल्यूशन देखिए इसका बहुत आसान है, और शुरुआत में यहाँ से करूँगा कि जो खुश नसीब हैं जिनके पास आज भी पेरेंट्स हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन ये, जब हम यहाँ से घर जाएं, अपनी माँ के, पिता के या तो पैर छुएं या उनको एक बड़ी सी हक दें, और विश्वास मानिए कितना भी दम्भ होगा हम में, कितना भी अहंकार होगा, कितना भी धन हमने कमाया होगा, अगर माता का हाथ या जब पिता का हाथ हमारे सर पे आएगा और जब वो बोलेंगे बेटा खुश रहो, दुनिया हमारी बदल जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सिखाया गया था भाई घर तब उठते हो तो जो माता पिता के पैर छुओ, अगर हम यहाँ से भी शुरुआत कर दें, हम रोज़ सुबह उठेंगे, हम सारा काम कर रहे हैं, भाग दौड़, लॉस, प्रॉफिट, फॉरेन सब कर रहे हैं, एक बार सुबह उठ के हम माता पिता के पैर छू लें, वो दिमाग में कहीं ना कहीं बात घर कर जाएगी। और ये बात जब उनको हम बाहर निकालने की बात सोच रहे होंगे, अगर दिमाग में आ गई, अगर ऐसा करें तो सोच भी नहीं सकते, अगर आप आ भी गई तो एक बहुत बड़ी फाइट हो जाएगी, मैं इस व्यक्ति के लिए ऐसा कैसे सोचूं। तो छोटी सी बात हमको माननी होगी कि माता पिता के पैर के नीचे या आसपास ही स्वर्ग है, और वो हमें रोज छूना है, वो हमें रोज महसूस करना है, और बस। बिल्कुल। मैं तो 2-3 चीज़ें कहूँगा कार्यक्रम के आखिर में, और हम उपाय देने वाले चैनल है, हम केवल समस्या नहीं समाधान बताते हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि पैसे से ज़्यादा संस्कार दीजिए।
बच्चों को गैजेट से स्मार्ट करने के बजाय सोच से स्मार्ट करिए। और स्मार्ट होने का मतलब वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करना नहीं है, स्मार्ट होने का मतलब हमारे मूल्यों को भी रखना है। और मुझे लगता है कि आज भी हिंदुस्तान में भले ही कुछ भी हो, वही फिल्में सबसे ज़्यादा चलती है जिनमें वैल्यूज़ होती है, और वही ज़्यादा हफ्ते चलती है, वही सीरियल टीआरपी लेती है जिनमें वैल्यूज़ हो। तो मुझे लगता है वो जीवन भी टीआरपी ले सकता है जिसमें वैल्यूज़ हो। और इसलिए ये लोगों को हम सिखाए। कार्यक्रम के आखिर में मैं एक उपाय बताऊंगा कि अगर वृद्धाश्रमों को कम करना है तो संस्कार वर्गों को बढ़ाना चाहिए। और इसलिए सुदर्शन चैनल ने राष्ट्र निर्माण के थ्रू एक 12 सूत्रों का कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हम शहर के विभिन्न हिस्सों में संस्कार वर्ग शुरू कर रहे हैं और जड़ों की ओर दोबारा समाज को लेके जाने की आवश्यकता है। इसलिए स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाएगा, पता नहीं सरकारें कब उनका अभ्यासक्रम बदलेगी, कब शिक्षक बदलेंगे, कब उनको पढ़ाएंगे। हम अपने से शुरुआत करेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं उन दर्शकों को भी मैं कहूँगा, यदि आप संस्कार वर्ग के लिए समयदान देना चाहते हैं शिक्षक के रूप में तो ज़रूर दीजिए। यदि आपके पास कोई हॉल है जहाँ पर हमारा संस्कार वर्ग चल सकता है तो रोज़ के 2 घंटे आप हमको हॉल दीजिए। और साथ में अगर कुछ नहीं कर सकते तो इतना जरूर करिए, अपने बच्चों को संस्कार वर्ग में जरूर भेजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस।